Dr. Rohitastra Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Donga College, Bikaner. Today we will discuss process of osmosis. आज हम परासरण की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले परासरण की परिभाषा, definition. It is movement of solvent molecules from an area of their higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane. The osmosis continues till establishment of a dynamic equilibrium. परासरण विलायक के अणुओं का एक अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर गमन की प्रक्रिया को कहते हैं. यह प्रक्रिया एक गतिज साम्य स्थापित होने तक निरंतर चलती रहती है. वस्तुतः परासरण एक विशेष प्रकार का विसरण है. इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन विच अकर्स थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यह एक विशेष प्रकार का विसरण है जो अर्धपारगम्य झिल्ली में से होता है. सामान्यतः विसरण की क्रिया में विलयन में विलेय और विलायक दोनों के अणु उपस्थित होते हैं और दोनों का ही गमन हो सकता है और इस गमन में किसी भी प्रकार का अवरोध किसी झिल्ली के रूप में नहीं होता है. इसी प्रक्रिया को परासरण नाम दिया जाता है जब यह गमन की क्रिया एक तो अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए होती है और दूसरा इसमें केवल विलायक के अणुओं का ही गमन होता है, विलेय पदार्थ के अणुओं का गमन नहीं होता. So osmosis differs from diffusion in two facts. First, it is movement of only solvent molecules and second, movement occurs through a semi-permeable membrane. और यह क्रिया जैसे कि पहले बताया मैंने एक गतिज साम्य स्थापित होने तक चलती रहती है, यानी जब दोनों ही साइड में विलायक के अणुओं की सांद्रता समान हो जाती है. When concentration of solvent molecules become equal on both sides of semi-permeable membrane, osmosis stops and a dynamic equilibrium is established. The term osmosis was first given by Ebb Nollet, 1784. परासरण की क्रिया का प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. परासरण की क्रिया का प्रदर्शन एक ऑस्मोस्कोप की सहायता से किया जा सकता है, परासरणदर्शी की सहायता से किया जा सकता है. जो सामान्य परासरणदर्शी जिसे आपने अपने पूर्व की कक्षाओं में संभवतः पढ़ा होगा, आलू का परासरणदर्शी या पोटैटो ऑस्मोस्कोप. इसी प्रकार से कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा परासरण की क्रिया का प्रदर्शन किया जा सकता है. इनमें से एक है थिसल फनल एक्सपेरिमेंट, थिसल फनल की सहायता से परासरण की क्रिया का प्रदर्शन करना, और दूसरा यू ट्यूब, यू नलिका के द्वारा परासरण की क्रिया का प्रदर्शन करना. तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हम एक थिसल फनल लेते हैं. थिसल फनल को एक बीकर में रखे पानी में रखा जाता है और थिसल फनल के मुंह पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बांध दी जाती है. अर्धपारगम्य झिल्ली, यह मूत्राशय झिल्ली के रूप में हो सकती है या कोई कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली भी हो सकती है. यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में भी कुछ बात करनी आवश्यक है. अर्धपारगम्य झिल्ली उस झिल्ली को कहा जाता है जिसमें से केवल विलायक के अणुओं का ही अभिगमन हो सकता है, विलेय पदार्थ के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन नहीं कर सकते. तो सामान्यतः जो भी जैविक झिल्लियां होती हैं वह वस्तुतः सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है. चयनात्मक पारगम्य झिल्लियां होती है या विभेदात्मक पारगम्य झिल्लियां होती है. चयनात्मक या विभेदात्मक पारगम्य झिल्ली से तात्पर्य यह है कि इनमें से विलायक के साथ साथ विलेय के अणुओं का भी गमन हो सकता है. सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कैन ऑल्सो पास थ्रू ए डिफरेंशियली और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. हाउएवर ऑल द सॉल्यूट्स कैन नॉट पास थ्रू सच मेम्ब्रेन्स. सभी प्रकार के विलेय के अणु इसमें से गमन नहीं कर सकते हैं. कुछ विलेय के अणुओं का गमन इस झिल्ली में से हो सकता है, कुछ अन्य विलेय के अणुओं का अभिगमन इस झिल्ली में से नहीं हो सकता. दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि विभेदात्मक पारगम्य झिल्लियां या चयनात्मक पारगम्य झिल्लियां उन विलेय अणुओं का चयन करती है जो उनमें से आर पार गमन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. इसीलिए इसको
सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है या डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। जो बीकर में विलयन है वह वास्तव में शुद्ध जल है, प्योर वाटर है, और थिसल फनल के अंदर एक शर्करा का विलयन भर दिया जाता है। तो शुद्ध जल में जल के अणुओं की सांद्रता या विलायक के अणुओं की सांद्रता अधिक होती है शर्करा विलयन की तुलना में, क्योंकि शर्करा के विलयन में विलेय के रूप में शर्करा भी उपस्थित है जो जल के अणुओं की सांद्रता को कम कर देती है। अब इस थिसल फनल को कुछ समय के लिए यदि हम रखें तो फॉर एग्जांपल यहां हम देखते हैं कि ये इनिशियल लेवल प्रारंभिक स्तर है प्रयोग शुरू करते समय, और यह फाइनल लेवल है जब प्रयोग समाप्त हुआ था। यानी कुछ समय तक जब इस थिसल फनल को शुद्ध जल से भरे हुए बीकर में रखा जाता है तो थिसल फनल में जल के अणुओं का स्तर बढ़ता है। यह जल के अणुओं का स्तर जो बढ़ रहा है वह बीकर में से विलायक के जल के अणुओं के थिसल फनल में इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर प्रवेश करने के कारण होता है। फलस्वरूप जल के स्तर में वृद्धि थिसल फनल में होती है। इसी प्रकार से परासरण की क्रिया का प्रदर्शन एक यू नलिका के द्वारा भी किया जा सकता है। यू नलिका में एक अर्धपारगम्य झिल्ली उपस्थित रहती है। एक तरफ इसमें लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थों की सांद्रता कम है उसको रखा जाता है। दूसरी तरफ एक ऐसे विलयन को रखा जाता है जिसमें विलेय पदार्थों की सांद्रता अधिक होती है, देयर इज ए हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। बोथ आर सेपरेटेड बाय ए सेमी परमेबल membrane. So here we can see that solute concentration is less, here solute concentration is high. The solvent concentration will be reverse of solute concentration. जो विलायक के अणुओं की सांद्रता है वह विलेय अणुओं के सांद्रता के विपरीत होगी। यहाँ पर जो लाल रंग में कण प्रदर्शित किए गए हैं वह विलेय के अणु है और जो नीला भाग है वह वास्तव में विलायक के अणु है। तो हम ये कह सकते हैं विलेय सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। नलिका के इस भाग में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन तुलनात्मक रूप से अधिक है और इस कारण से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जल के अणुओं की सांद्रता तुलनात्मक रूप से कम है और इस कारण से जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता यानी इस वाले भाग से अपनी कम सांद्रता यानी दाहिनी ओर वाले नलिका के भाग में अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए गमन करते हैं। और कुछ समय पश्चात हम पाएंगे कि परासरण की क्रिया के कारण यू नलिका की जो बाई नलिका है उसमें जल का स्तर या विलयन का स्तर कम हो जाता है, जबकि दाएं ओर जो नलिका है उसके अंदर विलयन का स्तर बढ़ जाता है। विलयन के स्तर में यह वृद्धि बाएं भाग से दाएं भाग में जल के अणुओं के प्रवेश के कारण होती है। तो इस आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि परासरण की क्रिया दो प्रकार की होती है। परासरण की क्रिया के द्वारा जल या तो किसी तंत्र में या कोशिका में से बाहर निकल सकता है या किसी तंत्र या कोशिका के भीतर प्रवेश कर सकता है। तो जब किसी तंत्र में से परासरण की क्रिया के द्वारा जल के अणु बाहर निकलते हैं तो इस क्रिया को बहिःपरासरण या एक्सोस्मोसिस कहा जाता है और जब जल के अणु किसी तंत्र या कोशिका के भीतर प्रवेश करते हैं तो इस क्रिया को अंतःपरासरण या एंडोस्मोसिस कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए थिसल फनल में अभी हमने जो चर्चा की उसमें जल के अणु बीकर से थिसल फनल में प्रवेश करते हैं, अतः यह एंडोस्मोसिस अंतःपरासरण की क्रिया का उदाहरण है। तो नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। सर्वप्रथम इसकी भी परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं। इट इज ए पोटेंशियल प्रेशर दैट नीड्स टू बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन ए सॉल्यूशन व्हेन प्योर सॉल्वेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम ए सॉल्यूशन बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। द टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर वाज फर्स्ट गिवन बाय मेयर इन 1938। तो ये उपरोक्त प्रयोग के अंदर परासरण दाब क्या होता है उसको प्रदर्शित किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट, इट इज ए पोटेंशियल प्रेशर, यह एक विभव दाब है, यानी यह दाब वास्तव में किसी विलयन में पाया नहीं जाता। यह दाब निर्मित हो सकता है यदि कुछ विशेष कंडीशंस फुलफिल की जाए। इफ सम स्पेशल कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन दिस प्रेशर कैन डेवलप इन ए सॉल्यूशन। सो दिस इज ए पोटेंशियल प्रेशर, दिस इज नॉट ए रियल प्रेशर। वास्तविक दाब नहीं है, यह केवल एक विभव दाब पोटेंशियल प्रेशर है। दैट नीड्स टू बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड। तो पहली बात, यह विलयन यानी एक शुद्ध विलायक यानी जल के अणुओं को यदि हम एक जलीय विलयन से पृथक करते हैं तो यह दाब हमें
विलयन वाले साइड में लगाना पड़ेगा। किस लिए लगाना है? टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन ए सॉल्यूशन व्हेन प्योर सॉल्वेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसा कि अभी थोड़ी देर पूर्व परासरण की परिभाषा में हमने ये बात की थी कि जब भी एक विलयन को शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए विलयन में प्रवेश करते हैं। जैसे कि यहाँ ग्लूकोज का विलयन है, इस तरफ शुद्ध जल है, तो शुद्ध जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए ग्लूकोज विलयन में प्रवेश करेंगे। यह प्रवेश सांद्र विलायक यानी जल के अणुओं की सांद्रता में अंतर के कारण है। यहां पर लेफ्ट साइड में जल के अणुओं की सांद्रता अधिक है, राइट साइड में जल के अणुओं की सांद्रता कम है, अतः जल के अणु बाईं तरफ से दाईं ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए गमन करते हैं। अब यदि और इस गमन के कारण, जैसा कि हमने पूर्व में भी बात की थी, एक साम्यावस्था स्थापित होने तक यह गमन की क्रिया चलती रहती है। यानी साम्यावस्था यानी दोनों ही तरफ, दोनों ही साइड में जब विलायक के अणुओं की सांद्रता समान हो जाती है उस समय तक ये क्रिया चलती है। तो सामान्य परिस्थितियों में शुद्ध विलायक का स्तर घटेगा और विलयन में जल के अणुओं का प्रवेश के कारण उसका स्तर बढ़ेगा। तो यहां पर शुद्ध जल का स्तर पूर्व की तुलना में कम हो गया है और विलयन वाले साइड के अंदर जल का स्तर पूर्व के स्तर की तुलना में बढ़ गया है। अब यदि हम विलयन में जल के अणुओं के प्रवेश को रोकना चाहें, यानी इस U-ट्यूब में यदि हम ये चाहते हैं कि इस साइड में जल के अणुओं का प्रवेश ना हो, तो इसके लिए हमको एक दाब सॉल्यूशन साइड में विलयन वाले तरफ लगाना पड़ेगा, जैसे कि तीसरे चित्र में प्रदर्शित किया गया है यह प्रेशर। तो इस तरफ यदि हम प्रेशर लगाएं और यह प्रेशर इतना होना चाहिए कि वह इस ओर से जल के अणुओं के प्रवेश को इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए दाहिनी तरफ प्रवेश ना करने दे। तो दाब की यह जो आवश्यक मात्रा है, दाब की वह आवश्यक मात्रा जो किसी विलयन में विलायक के अणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए आवश्यक होती है, जब कि हमने विलायक को विलयन से एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करके रखा हो। तो यह पोटेंशियल प्रेशर है जो कि विलयन वाले साइड में डेवलप होता है जब उसे अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक शुद्ध विलायक यानी जल के द्वारा पृथक करके रखा जाता है। तो इस प्रकार से जैसे कि हमने पहले देखा, परासरण का प्रदर्शन जिस युक्ति के द्वारा किया जाता है उसको ऑस्मोस्कोप कहते हैं। इसी प्रकार से वह युक्ति या एपरेटस जिसके द्वारा परासरण दाब का मापन किया जा सके उसे परासरण मापी या ऑस्मोमीटर कहा जाता है। और जो सर्वप्रथम ऑस्मोमीटर या परासरण मापी का निर्माण किया गया था वह फेफर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। परासरण दाब की गणना करने के लिए वैन हॉफ नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण प्रस्तुत किया था, परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर OP, जिसे पाई संकेत के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। पाई मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज इक्वल टू MIRT, तो जहां पर M विलयन की मोलर सांद्रता है, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, I इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयनन स्थिरांक, जो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए 1 से अधिक होता है और यदि कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है तो उसके लिए आयनन स्थिरांक का मान 1 होता है। R गैस स्थिरांक है, 0.082 इसका मान होता है। और T टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन, यानी केल्विन के अंदर जो भी तापमान हो। उदाहरण के लिए यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो सेल्सियस में 273 जोड़ने पर डिग्री केल्विन हमको प्राप्त होती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 डिग्री केल्विन। तो इस समीकरण के द्वारा परासरण दाब की गणना किसी भी विलयन के लिए की जा सकती है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो विलयन का परासरण दाब है वह मूलतः 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो विलयन की मोलरिटी यानी विलयन की सांद्रता, जितना कोई विलयन अधिक सांद्र होगा उतना ही उस विलयन का परासरण दाब भी अधिक होगा। आयनन स्थिरांक के बारे में जैसे हम बात कर चुके हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, यह नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अवैद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए इसका मान 1 होता है और वैद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इसका मान 1 से अधिक होता है। R गैस कांस्टेंट है। साथ ही साथ टेम्परेचर भी परासरण दाब का मान निर्भर करता है। यदि मोलरिटी और अगर एक समान विलय हम लें और समान सांद्रता का विलयन लें और अगर उसे अलग अलग तापक्रम पर रखें, भिन्न भिन्न तापक्रम पर रखें, तो जैसे जैसे तापक्रम बढ़ेगा उस विलयन का परासरण दाब भी उसी अनुपात में
चूंकि परासरण दाब किसी विलयन की सांद्रता और विलेय के आयनीकरण दोनों पर निर्भर करता है, अतः यदि हम एक इलेक्ट्रोलाइट, उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाए और उसी प्रकार से एक दूसरा विलयन एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उदाहरण के लिए ग्लूकोज का बनाए, और दोनों यदि समान सांद्रता वाले विलयन है, यानी सोडियम क्लोराइड का भी 1 मोल सॉल्यूशन और ग्लूकोज का भी 1 मोल सॉल्यूशन यदि हम बनाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड विलयन का परासरण दाब ग्लूकोज विलयन के परासरण दाब की तुलना में अधिक होगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट का मान 1 से अधिक होता है, जबकि ग्लूकोज के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट का मान 1 होता है। यदि परासरण दाब के मान की गणना करें, तो यदि हम एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, उदाहरण के लिए ग्लूकोज का 1 m सॉल्यूशन बनाते हैं, या किसी भी अन्य अवैद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 मोल सॉल्यूशन 1 m सॉल्यूशन बनाते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसके परासरण दाब का मान 22.4 वायुमंडलीय दाब होता है। परासरण दाब के इस मान को यदि हम बार्स के द्वारा अभिव्यक्त करना चाहें, तो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल विलयन का परासरण दाब 22.7 बार्स के बराबर होता है। यदि तापक्रम बढ़ाकर 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो इसी विलयन का परासरण दाब, यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के 1 m विलयन का परासरण दाब 24 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। कन्वर्जन के लिए एक वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 बार के बराबर होता है। यदि किसी विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है और यदि उसको एक ऐसे विलयन से पृथक किया जाए जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब अधिक है, तो जल के अणुओं का प्रवाह एक कम परासरण दाब वाले विलयन से अधिक परासरण दाब वाले विलयन की ओर होता है, क्योंकि ऐसा विलयन जिसके परासरण दाब का मान कम है, उसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता कम होती है, अर्थात विलायक अणुओं की सांद्रता अधिक होती है। इसी प्रकार से एक ऐसा विलयन जिसके परासरण दाब का मान अधिक है, तो उसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है, अर्थात विलायक अणुओं की सांद्रता कम होती है, और इस कारण से जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से, यानी कम परासरण दाब वाले विलयन से जल की कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर, यानी अधिक परासरण दाब वाले विलयन की ओर गमन करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम एक वैद्युत अपघट्य विलेय वाले विलयन और अवैद्युत अपघट्य विलेय वाले विलयन को एक दूसरे से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करते हैं, if we separate an electrolyte solution from a non-electrolyte solution by a semi-permeable membrane and both solutions have same molarity, they are equimolar, दोनों की सांद्रता समान है, मोलर सांद्रता समान है, तो ऐसे स्थिति में जल के अणु अवैद्युत अपघट्य विलयन से वैद्युत अपघट्य विलयन की ओर गमन करेंगे, क्योंकि अवैद्युत अपघट्य विलयन में जल की सांद्रता तुलनात्मक रूप से अधिक होगी, जबकि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या वैद्युत अपघट्य विलयन के अंदर जल की सांद्रता तुलनात्मक रूप से कम होती है। इलेक्ट्रोलाइट का ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक इसलिए होता है क्योंकि उसमें आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनन स्थिरांक का मान अधिक होता है। अंत में हम विलयनों की परासरण सांद्रताओं के बारे में बात करते हैं। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। किसी भी विलयन की परासरणी सांद्रताएं 3 प्रकार की हो सकती है, आइदर हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। विलयन 3 प्रकार के हो सकते हैं, अल्प परासरी, समपरासरी या अति परासरी। यह
शब्द या यह परिभाषाएं वस्तुतः एक मानक विलयन की तुलना में होती है। अर्थात यदि हम किसी विलयन की तुलना एक मानक विलयन के साथ करें तो यह विलयन या तो अल्प परासरी हो सकता है, समपरासरी हो सकता है या अति परासरी हो सकता है। यदि जिस विलयन की तुलना की जा रही है उस विलयन के परासरण दाब का मान मानक विलयन की तुलना में कम होता है तो उसे हम अल्प परासरी या हाइपोटोनिक कहते हैं। यदि जिस विलयन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके परासरण दाब का मान मानक विलयन के समान होता है तो यह विलयन आइसोटोनिक कहलाएगा। और यदि मानक विलयन की तुलना में किसी विलयन के परासरण दाब का मान अधिक होता है तो ऐसे विलयन को अति परासरी या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। और इन सांद्रताओं के संदर्भ में यदि हम एक अल्प परासरी विलयन को एक अति परासरी विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करते हैं तो जल के अणुओं का अभिगमन अल्प परासरी विलयन से अति परासरी विलयन की ओर होगा। इफ a hypotonic solution is separated from a hypertonic solution through a semi-permeable membrane, then solvent molecules or water molecules will move from a hypotonic solution into a hypertonic solution. So this is all for this presentation. Thanks for watching.